हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर की फर्स्ट थीम एड्सॉर्प्शन के बारे में बात की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर की सेकंड थीम कैटालिसिस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कैटालिसिस। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनका जो रेट है वो कम होता है। रेट को हम समझ सकते हैं स्पीड से, यानी कि उन रिएक्शंस की जो स्पीड है वो कम होती है। तो हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं जिनसे किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं कैटलिस्ट, और इस फिनोमेना को हम बोलेंगे कैटालिसिस। इस फिनोमेना में जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो केमिकली और क्वांटिटेटिवली अनचेंज रहते हैं, यानी कि रिएक्शन के स्टार्टिंग में जैसे थे वैसे ही रिएक्शन के एंड में रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रमोटर्स। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रमोटर्स। एग्जाम्पल के लिए हैबर प्रोसेस में जब भी हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो उसमें आयरन यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, और साथ ही साथ वहाँ मैंगनीज भी यूज़ किया जाता है एज अ प्रमोटर। नेक्स्ट है हमारा पॉइजन। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइजन। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ कैटलिस्ट कि कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है उसमें होमोजीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस मीन्स एक ही तरह की। जब भी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एक ही फेज में हो तो हम उसको कहेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो SO2 जो है वो एक गैस है, उसकी हमने रिएक्शन कराई O2 के साथ जो एक गैस है, और कैटलिस्ट यूज़ किया NO जो कि एक गैस है, और प्रोडक्ट में हमें मिला SO3। जो भी हमें प्रोडक्ट में मिला उसकी फेज़ यहाँ मैटर नहीं करती है, हमें सिर्फ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज़ ही देखनी है। अगर सेकंड एग्जांपल की हम बात करें, शुक्लोज की रिएक्शन हमने कराई वाटर के साथ। शुक्लोज जो है वो यहाँ एक्वस स्टेट में है। एक्वस मीन्स हमने उसको पानी में डिसॉल्व कर रखा है तो वो लिक्विड स्टेट हो गई। H2O जो है वो भी लिक्विड में है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने यूज़ किया वो भी लिक्विड स्टेट में ही है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है हमारा होमोजीनियस कैटालिसिस का। नेक्स्ट हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस वो होता है जब हमारे रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट की स्टेट जो है वो अलग अलग हो। एग्जाम्पल के लिए हमने नाइट्रोजन की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ, और कैटालिस्ट हमने यूज़ किया आयरन। यहाँ जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमने यूज़ की वो दोनों गैसियस स्टेट में है, और जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है। अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें हमने वेजिटेबल ऑयल्स जो कि लिक्विड स्टेट में है उनकी रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ जो कि गैसियस स्टेट में है, और कैटलिस्ट यूज़ किया निकल जो कि सॉलिड स्टेट में है, तो हमें मिला वेजिटेबल ई। ये एक एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजोनोलिसिस रिएक्शंस का। नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ये एक थ्योरी है जिससे हमें पता चलता है कि कैटलिस्ट जो है वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो अगर हम देखें, हमारे पास एक कैटालिक सरफेस है जिसके पास फ्री वैलेंसीज हैं। फ्री वैलेंसीज इसलिए हैं ताकि जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उनको ये अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब करवा सकें। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हुआ एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो भी हमारी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं A एंड B वो एड्सॉर्ब हो गए हमारी कैटलिस्ट सरफेस पर। पहले इनकी रिएक्शन इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की क्लोज विसिनिटी में नहीं थे, लेकिन जब ये एड्सॉर्ब हो गई उसके बाद हम देख सकते हैं इंटरमीडिएट में इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ये एड्सॉर्ब हो गए तो ये एक दूसरे की क्लोज विसिनिटी में आ गए, जिससे इनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल हुई। उसके बाद इन दोनों का डिसॉर्प्शन हो गया और हमें प्रोडक्ट में AB मिल गया, और जो हमारा कैटलिस्ट है वो जैसा स्टार्टिंग में था वैसे का वैसा हमें एंड में मिल गया। तो इस थ्योरी की एडवांटेज क्या है?
इस थ्योरी से हमें पता चलता है कि जो कैटलिस्ट है वो जैसा हमारी रिएक्शन के स्टार्टिंग में था वैसा ही रिएक्शन के एंड में रहेगा, ना तो उसके मास में कोई चेंज आएगा ना ही उसकी केमिकल कंपोजिशन में। और ये भी साथ के साथ हमें पता चलता है कि अगर हम स्मॉल क्वांटिटीज़ में यूज़ करें किसी कैटलिस्ट को वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस, यानी कि इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है। तो स्टार्टिंग में हमने दो टर्म्स के बारे में देखा था, एक प्रमोटर्स और सेकंड पॉइजन। लेकिन इस थ्योरी में हमें ये नहीं पता चलता कि प्रमोटर्स और पॉइजन्स कैसे काम करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, यानी कि जो सॉलिड कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं उनके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है उसमें हमारा एक्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन की स्ट्रेंथ पर, यानी कि जो हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने अच्छे से एड्जॉर्ब हुए हैं हमारे कैटलिस्ट की सरफेस पर। वो अगर अच्छे से एड्जॉर्ब नहीं होंगे तो उनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कोई भी अच्छा कैटलिस्ट वो होगा जो अपनी सरफेस पर स्ट्रांगली जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको एड्जॉर्ब करा सके, लेकिन इतना स्ट्रांगली नहीं कि बाद में जब उनकी रिएक्शन हो जाए तो वो डिज़ोल्व भी ना हो सके। तो एक अच्छा कैटलिस्ट वो ही होगा जो उनको अच्छे से एड्जॉर्ब कराए और जब उनकी रिएक्शन हो जाए तो उनको डिज़ोल्व भी करा सके। नेक्स्ट है सिलेक्टिविटी। किसी भी कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी ये चीज़ बताती है कि हमारे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन के साथ यूजिंग निकल एज अ कैटलिस्ट, तो हमें मिला मीथेन प्लस वाटर। अगर हम सेम रिएक्शन कराएं लेकिन कैटलिस्ट हम निकल की जगह कॉपर यूज़ करें तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सिर्फ कैटलिस्ट को चेंज करने से जो प्रोडक्ट है हमें वो अलग मिलता है। तो एक अच्छा कैटलिस्ट वो होगा जिसकी अच्छी एक्टिविटी हो और अच्छी सिलेक्टिविटी हो। तो इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।